हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग मानव हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले, मानव हृदय के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से ये सेशन आपका चलेगा, सबसे पहले हम लोग हार्ट का बेसिक यहाँ पर पढ़ेंगे। यस, एक बार इन जनरल देख लेते हैं आज के पूरे सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल हार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। फिर हार्ट के जो चार कोष्ठी जो हृदय होता है उसका पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। फिर हार्ट की जो लेयर्स होती है, 3 लेयर होती है, उन तीनों लेयर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एट दी लास्ट जो हार्ट की टर्मिनोलॉजी है कि कौन सी चीज़ क्या कार्य करती है ना, जैसे महाधमनी हो गया, पल्मोनरी वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हार्ट से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है ताकि कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो। आपका कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है साइंस का। सो जितने भी स्टूडेंट साइंस के कंप्लीट कोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, ऐप पर लॉगिन करके आप कंप्लीट कोर्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट को हर एक छोटी से छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को आप मिस नहीं करेंगे। इन जनरल डिस्कशन देख लो ताकि अपना फ्लो बन जाए नई चीज़ों को डिस्कस करने का। हृदय या दिल एक पेशी अंग है जो सभी कशेरुकी का हृदय हृद पेशी से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी उत्तक है ना। ये नाम आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो केवल हृदय अंग के अंदर ही पाया जाता है। ये अनैच्छिक पेशी जो है, इनवॉल्यूंट्री मसल जो है, केवल हार्ट के अंदर पाई जाती है। ये हम सभी को पता है कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। लगभग 66 वर्ष जो है इस समय तक जो है 72 बार धड़कता है। फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। एक जीवन काल में 2.5 बिलियन बार ये धड़कता है। अगर पूरे जीवन काल की बात कर ले, पूरा समय में निकालो, इतना ज़रूरी नहीं है बट इन जनरल आप देख सकते हो। मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप यहाँ पर कर देता है, जो कि हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। 1 मिनट में कितना करता है, 70 मिलीलीटर यहाँ पर कर पाता है। तो पूरी हमारे हार्ट की बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसको एक साथ नहीं करता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे करता है। तो 1 मिनट में सिर्फ 70 मिलीलीटर ये पंप कर सकता है। एक दिन में कितना हो जाएगा, 7600 हो जाएगा, या फिर गैलन में बोलना है तो 2000 गैलन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ 1 मिनट का ध्यान रखना है, 1 मिनट का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अपने जीवन काल का देख लो एक बार, 200 मिलियन लीटर रक्त को ये पंप कर सकता है। वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल में 250 to 300 ग्राम होता है ना। आज दिल भारी भारी हो रहा है तो वही चीज़ है, 250 से 300 ग्राम फीमेल में होता है और मेल के अंदर होता है 300 से 350 ग्राम के लगभग, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का जस्ट बेसिक क्या क्या ध्यान रखना है, अनैच्छिक पेशी के बारे में ध्यान रखना है। इसमें अनैच्छिक पेशी इनवॉल्यूंट्री मसल उत्तक होता है, जो केवल हृदय के अंदर पाया जाता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त को पंप करता है, 1 मिनट में 70 मिलीलीटर को पंप करता है। और वेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, बाकी सारी इन जनरल है, ठीक है। चलिए, तो अब हृदय के कोष्ठक की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहीं ना कहीं 7th क्लास के अंदर जब फर्स्ट टाइम जो हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने देखा था 4 कोष्ठी होता है। फिर हमने देखा था केचुए में होता है, कॉकरोच में होता है, कई सारे एनिमल्स और सबके बारे में देखे थे। तो अभी हम लोग पहले ह्यूमन की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य में 4 कोष्ठी होता है, ये 4 कोष्ठक हैं, है ना, ये 4 कोष्ठी। अभी इसके बारे में पूरा डिस्कस करना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 कोष्ठी होते हैं, ठीक है, ये 4 कोष्ठी होते हैं, इन सबके बारे में देखते हैं। मानव हृदय दाएं एवं बाएं भागों में बटा हुआ है, मतलब ये आपका राइट वाला और ये आपका लेफ्ट वाला, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे, ये आपका दायां हिस्सा और ये आपका बायां हिस्सा, ठीक है। दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होना, इस साइड जो भी आएगा मतलब आपका जस्ट उल्टा, जैसे आप बैठे हुए हैं उसका अपोजिट, ये आपका राइट वाला और ये आपका लेफ्ट वाला, ठीक है। मानव हृदय दाएं एवं बाएं भागों में बटा हुआ है। यह विभाजन परक पेशी के द्वारा होता है, ठीक है, इस पेशी के द्वारा होता है। इसका भी नाम और सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। अभी इन जनरल किसी भी सामान्य इंसान को समझाना है उस तरीके से समझते हैं, फिर सारी टर्मिनोलॉजी को लेते हुए हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। ये दाएं एवं बाएं भाग दोनों में एक दूसरे से पूरी तरह अलग कार्य करता है, मतलब दाएं भाग का पूरा अलग कार्य है और बाएं भाग का पूरा अलग कार्य, क्योंकि एक तरफ अशुद्ध आएगा एक तरफ शुद्ध आएगा, तो वो वाली सारी चीज़ें चलेगी। तो दोनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग है। हृदय के दाएं भाग का जो संबंध है, अब मैं बात कर रही हूँ आपके दाएं भाग की, ठीक है। हृदय के दाएं भाग का संबंध अशुद्ध से, मतलब यहाँ पर जो आता है वो सारा अशुद्ध रक्त आता है ना। जो ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये सब अशुद्ध है, ठीक है। अब जो रेड कलर में वो शुद्ध दिखाई देगा, ठीक है, जो ये डायग्राम के थ्रू आप समझ पा रहे हैं, तो ये रेड वाला शुद्ध होगा, ठीक है। अभी पूरा डिस्कस करेंगे।
है ना। इसको समझने में आप पता है जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जब भी हम लोग हार्ट समझते हैं, जब हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, तो हम लोगों को चाहिए कि 1 मिनट में आप पूरा हार्ट हमको समझा दो कि कार्य कैसे होता है। तो ये 1 मिनट वाली प्रोसेस नहीं है। हार्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना। जैसे आप इसमें नाम देख पा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। तो डायग्राम भी आपका जो है दोनों में ही है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। थोड़ा सा समय लेगा ये चीज़ समझने में, बट आप ऐसा होगा कि एक बार समझेंगे फिर आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हृदय के दाएं भाग का संबंध अशुद्ध से, मतलब ये जो है ये पूरा अशुद्ध वाला हिस्सा है, मतलब इसमें जो है अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है। और बाएं भाग का संबंध जो है शुद्ध रक्त से, है ना, यहाँ पर जो होगा शुद्ध होगा, ठीक है। दायां एवं बायां भाग फिर से अनुप्रस्थ काट से, मतलब इस तरीके से ये डिवाइडेड है, जिसमें एक ऊपर और एक नीचे का भाग बनता है। मतलब फिर ये एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। अभी तो हमने देख लिया था कि लेफ़्ट और राइट, ठीक है। ये आपका राइट वाला हिस्सा, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेफ़्ट वाला हिस्सा। फिर वापस से इसमें एक हिस्सा और होता है अनुप्रस्थ काट, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से 4 कोष्ठक बनते हैं। इसी प्रकार हृदय का समस्त आंतरिक भाग जो है 4 कक्षों में विभाजित होता है। पहले सबसे फर्स्टली कैसा होगा, दायां और बायां होगा। या तो मैं दाएं हिस्से की बात करूंगी या मैं बाएं हिस्से की बात करूंगी। अब इसको अनुप्रस्थ से डिवाइड करें, अनुप्रस्थ काट से, दैट मीन्स मैं ऊपर की बात करूंगी, है ना, और मैं नीचे की बात करूंगी। ऊपर और नीचे के लिए अलग अलग नाम है ना, बायां आलय, बायां निलय, दायां आलय, दायां निलय करके, ठीक है। या फिर आप देख लें, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। अभी हिंदी में भी समझ लेंगे इन सारे ही नाम को। अभी जो सारे नाम एक साथ नहीं देखने, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। केवल जो जो नाम पर गोला बनाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं नाम के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसे ये राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका निलय है, इसको हम लोग दायां निलय बोलते हैं। ये राइट एट्रियम की बात हो रही है, मतलब ये दायां आलिंद हो जाएगा, ठीक है। अभी इस डायग्राम को आपको पूरा हिंदी में भी दिखा देंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी तक समझ में आ गया, हार्ट जो है दायां और बायां करके डिवाइडेड है ना, फिर ऊपर नीचे करके डिवाइडेड है। ये विभाजन परक पेशी के द्वारा जो है इसको दाएं और बाएं भाग में अलग किया गया है, ठीक है। बस इतना सही समझना था यहाँ से। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बाईं ओर के दोनों कक्ष, बाईं ओर के दोनों कक्ष यानी कि बायां आलिंद एवं बायां निलय एक छिद्र के द्वारा आपस में संबंधित हैं। ये एक छिद्र के द्वारा, ये वाला जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो छिद्र है, इस छिद्र के द्वारा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरीके से आप इसको गेट या दरवाज़ा बोल सकते हो। लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, बाएं तरीके के दोनों कक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, बायां आलिंद और बायां निलय। इसी तरीके से ठीक दाईं तरफ भी सेम अरेंजमेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, है ना, यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय भी इसी तरीके से एक वॉल्व के द्वारा यहाँ पर कनेक्टेड है। अभी हम लोग इसको छिद्र बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस नहीं किया है। एक छिद्र के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वाल्व इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं, इन छिद्रों पर वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाल्व इस प्रकार से होते हैं कि रक्त मात्र आलिंद से, मतलब रक्त जो है आलिंद से निलय में तो पहुंच जाएगा, लेकिन वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है, निलय से वापस आलिंद के अंदर नहीं जा सकता है। दैट मीन्स वेंट्रिकल से वापस एट्रियम के अंदर नहीं जा सकता। अब पता है ये प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का, मतलब ये जो गेट है ये इस प्रकार से है कि ब्लड यहाँ से आया, मान लो ब्लड यहाँ से आया तो ये नीचे तो चला गया, लेकिन अब ये गेट क्या होगा, जैसे ही इसने इसको आने दिया, ब्लड को आने दिया, ये ऐसे हो गया। मतलब इसके ऊपर मान लो आप ऐसा रखो कि 2 कागज रखो आप, या 2 हैंड रखो, एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखो, है ना। अब जैसे इसके ऊपर कोई आई चीज़ तो हाथ क्या होगा, नीचे की साइड झुक गए, मतलब इसने ब्लड को तो आने दिया, लेकिन अब दरवाजे बंद हो गए, मतलब ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ऊपर से आप नीचे गिर सकते हो लेकिन आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ये इस प्रकार के वाल्व का अरेंजमेंट रहता है। रक्त को लाने एवं ले जाने वाली रक्त नलिकाएं भी अपने से संबंधित कोष्ठक में ही खुलती, मतलब जहाँ पर उनको ओपन होना होगा वो वहीं ओपन होगी। कहीं पर भी रक्त रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से आता है ना, तो यहाँ तक तो आ गया लेकिन वो वापस रिवर्स नहीं जाएगा। सेम एज इट इज़ ये होता है कि जैसे कि यहाँ फुसफुस धमनी और शिरा आपको दे रखा है, जैसे भी आपको एरो के चिन्ह बना रखे हैं, ठीक है। जैसे ये पल्मोनरी वेन यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इसके अंदर अशुद्ध रक्त आ सकता है, जा नहीं सकता वापस से बाहर। तो इस प्रकार का हार्ट का पूरा अरेंजमेंट रहता है। समझ में आ गया। अब अच्छा, अभी तक जो समझा इसमें क्या क्या चीज़ थी यहाँ से देखते हैं। बाई ओर के दोनों कक्ष यानी कि बायां आलिंद
और बायां निलय आपस में एक छिद्र के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय जो है, ये दोनों भी एक वाल्व, एक छिद्र के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस छिद्र पर एक वाल्व पाया जाता है। ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं कि दायां आलिंद से जो है निलय तक रक्त आ सकता है, सेम इसमें भी यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वापस इसी गेट के द्वारा, इसी वाल्व के द्वारा वापस नहीं जा सकता। ठीक है, और सेम एज इट इज़ प्रोसेस पल्मोनरी वेन का भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। मानव हृदय एक ऐसा अंग है जो संचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। पंपिंग का प्रोसेस रहता है। ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कचरे को, अपशिष्ट को अलग करता है। क्योंकि हार्ट क्या करता है, शुद्ध रक्त को शुद्ध करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो इसके लिए इसकी 4 कक्षाएं कार्य करती हैं, 4 कोष्ठ कार्य करते हैं। तो 1 बाय 1 करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले 4 कौन कौन से, दायां आलिंद और दायां निलय बनाकर। ये आलिंद है। देखो आप हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। आप चाहें तो अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो, एक पेन पेपर लो, नाम लिख लो, है ना। राइट एट्रियम जो है, क्योंकि हम लोग हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे, है ना। तो दाएं आलिंद और दायां निलय, ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दाएं दिल का निर्माण करते हैं। तो ये आपका राइट वाला हार्ट हो गया। ठीक है, बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलकर बाएं दिल का निर्माण करते हैं। तो ये आपका दायां हिस्सा हो गया, ये आपका बायां हिस्सा हो गया। सेप्टम, ये सेप्टम है ना, जिसको विभाजनक आपने बोला था। तो सेप्टम नामक पेशी जो होती है, विभाजनक जो पेशी होती है, ये दाएं और बाएं आलिंद को अलग करती है। मतलब इन दोनों को अलग करने का कार्य किसने किया है, सेप्टम नामक पेशी ने किया है। वॉल्व जो होते हैं, 4 वॉल्व पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। अभी पूरा देखेंगे। जैसे एक नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ये वाला है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ अभी। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ये चारों वाल्व जो है बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब ब्लड को आने तो देंगे, लेकिन बैक फ्लो मतलब वापस जाने नहीं देंगे, जिससे हृदय से रक्त केवल एक ही दिशा के अंदर बहता है। ठीक है, ये हिंदी के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार प्लीज़ हिंदी में दिखा दीजिए, तो ये रहा हिंदी में। ये आपकी महाधमनी है। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी महाधमनी हो गई। ये आपकी महाशिरा हो गई। ठीक है, अब इंग्लिश में और हिंदी में सब में देख लेंगे, एक साथ पूरा कंपैरिजन भी कर लेंगे अगर हिंदी इंग्लिश के नाम में डाउट आता है तो। ठीक है, ये महाधमनी, ये महाशिरा, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय। ठीक है, ये विभाजिका जो अभी आपने देखा। ठीक है, ये बायां निलय, ये बायां आलिंद। ये फुसफुस शिराएँ होती है, ये फुसफुस धमनियाँ होती है। ठीक है, फुसफुस धमनियाँ, फुसफुस शिराएँ। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो अब चारों के एक एक हिस्से की बात कर लेते हैं। दायां आलिंद ये दाईं और ऊपर की ओर होता है। ठीक है, दायां निलय ये दाईं नीचे की ओर होता है। बायां आलिंद ऊपर की ओर। देखो अ लिखा हुआ है, अ से आप ऐसे समझ लो कि अ वाली चीज़ हमेशा ऊपर ही रहती है, क्योंकि अनाराम में अ सबसे पहले आता है। ठीक है, तो अ वाली सबसे चीज़ें ऊपर रहेगी, तो आलिंद सबसे ऊपर रहेगा। और इंग्लिश में भी इसको जो है ए आता है। ठीक है, तो ए वाली चीज़ जो है सबसे ऊपर रहती है ना। तो ये हमारा ऊपर हो गया। आलिंद हमेशा ऊपर रहता है, निलय हमेशा नीचे रहता है, अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है। दायां आलिंद ये दाईं और ऊपर का कक्ष है, दायां निलय नीचे का कक्ष है दाईं ओर का। बायां आलिंद ये बाईं ऊपर का कक्ष है, बाएं निलय ये बाईं और नीचे का कक्ष है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं इन जनरल आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको हार्ट का स्ट्रक्चर जो है कुछ छोटा बड़ा दिख रहा होगा कि ये इतना मोटा गलती से तो नहीं हो गया, ये बहुत ज़्यादा पतला कैसे हो गया, ये थोड़ा मोटा कैसे हो गया, ये इतना मोटा कैसे हो गया। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो हम समझेंगे कि ये चीज़ इतनी पतली क्यों, क्योंकि जिसका कम काम होगा वो पतला होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ा होगा भगवान को, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबको अपना अपना जितनी जिसकी आवश्यकता है उसको इतना ही आकार, उसको इतनी ही जगह स्पेस मिली होगी। ठीक है, तो ये पतला क्यों है, क्योंकि इसका कार्य कम है। ये इतना मोटा क्यों है, क्योंकि इसका कार्य बहुत ज़्यादा है। ये इतना छोटा क्यों, क्योंकि इसका कार्य बहुत कम है, सिर्फ लेकर आना है। ये इतना मोटा क्यों, क्योंकि इसको सब पूरी बॉडी में हर जगह पहुँचाना है, तो ये इतना मोटा है। ठीक है, अभी डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दायां आलिंद से हम लोग स्टार्ट करें। मैं उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, दायां आलिंद या फिर राइट एट्रियम को हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट एट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, आरए के बारे में बात कर रहे हैं। हृदय के इस भाग में संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त, हमने क्या करा है, बायां जो दायां वाला भाग है ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त का कार्य करता है। इसके पास अशुद्ध रक्त है ना, तो ये ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त लाकर इकट्ठा करता है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है अशुद्ध रक्त आ गया। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्से से तथा निम्न महाशिरा, ये वाली ऊर्ध्व महाशिरा अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ से, ठीक है, सुपीरियर वेन कावा
और इन्फीरियर वेन कावा। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्से से, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से से। ठीक है, इधर से और इधर से हम लोग डायग्राम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर दिखा रखा है इस चीज़ को, शरीर के निचले भाग से महाशिरा और शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, और इंग्लिश के अंदर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए ऊपरी भाग और निचली भाग वाली महाशिरा क्या करती है, संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त लाकर इकट्ठा होता है। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्से से तथा निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब एट दी लास्ट, मतलब ये जो दोनों प्रोसेस कर रही है पूरी बॉडी से, जैसे ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारे हाथों से, हमारे सर से, यहाँ से पूरा ब्लड लेकर आएगा, और नीचे वाला पैरों से, हमारे पेट से, यहाँ से पूरा ब्लड लेकर जो है इकट्ठा करेगा कहाँ पर, दाएं आलिंद के अंदर इकट्ठा करेगा, दाएं आलिंद के अंदर इकट्ठा करेगा, राइट एट्रियम के अंदर इकट्ठा करेगा। इसका कक्ष पतला क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो शिराएं होती है ये केवल रक्त को पंप करने का काम ज़्यादा नहीं करना होता है, क्योंकि इसका क्या करना है, सिर्फ अशुद्ध रक्त को लाकर यहाँ देना है। ये जो महाशिरा है ना, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वैन कैवा जो है, इन्फीरियर और सुपीरियर, ये दोनों क्या कर रही है, केवल रक्त को लाकर आलिंद को दे रही है। इसको ज़्यादा पंपिंग का कार्य नहीं करना है। इस कक्ष का मुख्य कार्य केवल खून को ग्रहण करना है। मतलब सारा जो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया, और इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो यहाँ आकर इकट्ठा हो गया। ठीक है, हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो, अशुद्ध रक्त यहाँ आकर इकट्ठा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो दाएं आलिंद ने अपना कार्य कर दिया, दोनों से इन्फीरियर सुपीरियर वैन कावा से ऊपरी और निचली महाशिरा से रक्त को लाकर अपने पास जमा कर लिया है। पहले वाले का कार्य कंप्लीट होता है। अब दूसरे वाले का कार्य आता है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, दायां निलय। ठीक है, अब हम लोग नीचे की साइड आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पास आ गए। हृदय का दूसरा कक्ष है दायां निलय। दायां निलय में अशुद्ध रक्त के पहुंचने के बाद यह एट्रिया वेंट्रिकल छिद्र से होते हुए दाएं वेंट्रिकल के अंदर आता है, और वहां से फुसफुसी धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। मतलब इसने अब क्या बताया यहाँ पर कि अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसने क्या करा, नीचे की साइड आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, है ना। अब ब्लड जो था इस वाल्व के थ्रू, इस वाल्व के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी भी अपनी एक कहानी होती है ना। तो ऊपर से नीचे ब्लड आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, है ना। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके थ्रू जो है ये क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। बाहर से किसके पास जाएगा, ये फेफड़ों के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास गया, अशुद्ध रक्त आया, है ना। शरीर से जो भी अशुद्ध रक्त हमको मिला वो बायां आलय, जो हमारा दायां आलय है, ठीक है, दायां आलिंद हो गया। यहाँ से नीचे की साइड आया वाल्व के थ्रू, दायां निलय में आया, और यहाँ से होते हुए ये हमारी फुसफुस धमनी के पास गया, है ना। फुसफुस धमनी के पास गया, दाएं वेंट्रिकल में गया, वहाँ से फुसफुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों के पास गया। और फेफड़े लंग्स जो है इसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको प्योरीफाई करने का कार्य करते हैं। ठीक है, सेकंड का नंबर समझ में आ गया, सेकंड का क्या काम होता है। अब पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं दाएं हिस्से को। शरीर की ऊपरी महाशिरा और शरीर की निचली महाशिरा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें सुपीरियर वैन कावा और इन्फीरियर वैन कावा, इन दोनों के माध्यम से पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से रिस्पेक्टिवली ब्लड आता है और राइट एट्रियम के अंदर यानी कि दायां आलिंद के अंदर इकट्ठा हो जाता है। कौन सा ब्लड, अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये पहली प्रोसीजर हो गई। अब हमारी जो दूसरी प्रोसीजर होगी, दूसरी प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, ये वाला जो रक्त है ये किसके पास आएगा, राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। ये हो गया हमारा दायां निलय। ठीक है, दायां निलय के पास ये ब्लड आता है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, फुसफुस धमनी के पास चला जाएगा। फुसफुस धमनी से ये किसके पास जाएगा, हमारे लंग्स के पास जाएगा, हमारे फेफड़ों के पास जाएगा। काय के लिए, शुद्ध होने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना दायां निलय। ठीक है, हृदय का दूसरा कक्ष क्या होता है, दायां निलय होता है। ये दायां निलय में अशुद्ध रक्त के पहुंचने के बाद एट्रिया वेंट्रिकल छिद्र से होते हुए ये वाली चीज़, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में देख पा रहे हैं तो ये वाली चीज़ दाएं वेंट्रिकल के अंदर आती है और वहाँ से फुसफुसी धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए चली जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो आपसे हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है जो भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जो भी कंफ्यूजिंग केसेस होते हैं, उनको आपको क्या करना होता है, उन्हीं से मोस्टली जो आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखो, अब जो फुसफुसी धमनी है, ये जो हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो ब्लड आया है और वो लंग्स के पास गया है,
तो फुफ्फुसी धमनी के अलावा अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है, मतलब इन सभी में शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होगा। दोनों निलय की शीरियाँ दाएं एट्रियम की तुलना में अधिक मोटी होती है, क्योंकि इससे रक्त को पंप करने का कार्य अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ता है, मतलब इसका कार्य क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये काफ़ी पतली है और यहाँ पर ये काफ़ी मोटी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। फुफ्फुसी धमनी के अलावा अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। दाएं निलय की शीरियाँ जो है, अगर आप इससे कंपैरिजन करें, इससे अगर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं राइट एट्रियम से, दाएं आलिंद से यदि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है, क्योंकि इसको ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि अशुद्ध रक्त इसने लाकर दे दिया है ना। अब ये जो है लेकर जाने का कार्य किसने किया है, इसने किया है, तो ये क्या हो गई, ज़्यादा मोटी हो गई। ठीक है, हमने देखा ही था साइज़ का इशू है बॉडी के अंदर, तो जो जितना कार्य करेगा उसको उतना बड़ा यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक काम करिए, आप इस हार्ट के स्ट्रक्चर को एक बार से और समझ लीजिए, है ना। इन जनरल 1 मिनट का टाइम आप लीजिए, पूरे डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है क्या, देख लिया आपने पूरा डायग्राम। अभी देखो इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने सारे नाम क्या है। अभी हमको सिर्फ 4 चीज़ों से काम था। हमको यहाँ पर काम था फुफ्फुसी धमनी के बारे में हमने देख लिया, दायां आलिंद दायां निलय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बायां आलिंद और बायां निलय हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब 3rd नंबर का जो पॉइंट आता है वो बायां आलिंद आता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए। जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये हृदय के बाएं भाग के ऊपर वाला कक्ष है। ठीक है, हमको पता ही है, अब इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ये ऊपर की साइड है, बायां भाग है और ऊपर की साइड है। आकार की दृष्टि से ये थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं छोटा होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा छोटा है कंपेरेटिवली बाएं निलय के, है ना। तो ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इसको ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, दाएं एट्रियम की तुलना में इसकी भित्तियाँ भी थोड़ी मोटी होती है। अगर अपन देखें तो ये थोड़ा मोटा है, इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मोटा पाया जाएगा कंपेरेटिवली दाएं आलिंद के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाएं आलिंद में 4 फुफ्फुसी शिराएं खुलकर शुद्ध रक्त को बाएं एट्रियम तक ले जाने का कार्य करती है। अब आप ये समझो कि अभी तक इस हार्ट में हुआ क्या, इस हार्ट में एक्चुअल में क्या प्रोसेस हुई है ना। शुरुआती समय की बात करूँ तो एक बार शुरुआत से देख लो कि यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, वो यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से बाहर निकला, ये हो गया। अब बाहर निकल कर क्या हुआ, वो लंग्स के पास गया, बाहर लंग्स के पास गया, लंग्स से प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई होकर वापस ये अंदर आ गया। किसके थ्रू आया, फुफ्फुस शिराओं के थ्रू आया। ठीक है, तो बाएं आलिंद में 4 फुफ्फुस शिराएं खुलकर जो है शुद्ध रक्त को बाएं एट्रियम तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या हो गया, फुफ्फुस शिराएं का लंग से ब्लड को लेना है, प्योरीफाइड ब्लड को लेना है और बाएं आलिंद में लाकर छोड़ देना है। तो उसने क्या कर दिया, बाएं आलिंद के अंदर लाकर छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है बायां निलय। ठीक है, हृदय का चौथा कक्ष बायां निलय होता है, ये बायां निलय हो गया। यह भाग का निचला तथा हृदय का सभी कक्षों में सर्वाधिक बड़ा। अगर आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कक्ष है। इन चारों में अगर सबसे बड़ा कक्ष अगर आप किसी को मान रहे हैं तो सबसे बड़ा यही होगा, और सबसे छोटा बायां आलिंद होता है, क्योंकि इसका कार्य ब्लड लेकर आना है, लेकिन बाहर से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी जो भित्तियाँ पाई जाती है वो काफ़ी मोटी पाई जाती है। ठीक है, कंपेरेटिवली दायां आलिंद के। तो हृदय का चौथा कक्ष बायां निलय होता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, या मैं बात करूँ तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात होगी। यह भाग का निचला तथा हृदय का सभी कक्षों में सर्वाधिक बड़ा कक्ष होता है। इसकी भित्तियाँ शेष सभी कक्षों की अपेक्षा काफ़ी मोटी पाई जाती है। इसमें महाधमनी नामक एक छिद्र होता है। अगर आप ऊपर की साइड देख पा रहे हैं, है ना, तो ये महाधमनी नामक एक बड़ा सा छिद्र होता है। ठीक है, आरोडा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिससे महाधमनी निकलकर शरीर के विविध भागों में रक्त पूर्ति का कार्य करती है। अगर आप इसको एक्चुअल डायग्राम समझ पा रहे हैं तो जो पूरी बॉडी में ब्लड जाने का जो कार्य हो रहा है वो इस महाधमनी के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो ब्लड गया था बाहर वो केवल लंग्स के पास गया था, है ना। अब जो मेन पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाना है, जो पूरी बॉडी को प्योरीफाइड रक्त पहुंचाना है, वो कौन पहुंचा सकता है, केवल आरोटा महाधमनी यहाँ पर पहुंचा सकती है। ठीक है, तो
महाधमनी निकलकर शरीर के विविध भागों में रक्त पूर्ति का कार्य करती है। तो एक बार इन जनरल फटाफट से पूरा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से ब्लड आया है ना, शरीर के ऊपरी भाग महाशिरा से ब्लड आया, निचली भाग महाशिरा से, दैट मीन्स सुपीरियर वेन कावा से ब्लड आया, इन्फीरियर वेन कावा से अशुद्ध रक्त आया। ये किसके अंदर गया? राइट एट्रियम के अंदर गया। किसके अंदर गया? दायां आलिंद के अंदर जो है ब्लड गया। जो जो नाम पढ़ते जा रहे हैं उसको हम लोग गोला बनाते जाते हैं, ठीक है। अब इस ब्लड ने क्या करा? यहाँ पर दाएं निलय को लाकर ब्लड दे दिया, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, दाएं निलय के पास ब्लड आ चुका है, अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ चुका है। अब ये अशुद्ध रक्त क्या होगा? बाहर की साइड जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? वापस से प्योरीफाई होने के लिए जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने केवल अशुद्ध रक्त जो है उसको कलेक्ट किया है। अब ये बाहर जाएगा, ठीक है। फुसफुस अगर हम लोग देखें तो यहाँ से फुसफुस धमनी जो है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके थ्रू ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये यहाँ का काम भी हो गया, फुसफुस धमनी के थ्रू ये बाहर निकल गया, ठीक है। और ये विभाजिका तो आपको पता है ये दोनों को अलग करने का कार्य करती है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फुसफुस धमनी के थ्रू बाहर गया, लंग्स के पास गया, लंग्स ने ब्लड को प्योरीफाई किया, फिर से पल्मोनरी वैन जो है, फुसफुस शिराएँ जो है इसके थ्रू वापस से अंदर आएगा, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम का, कि जो ब्लड आया है उसको लेकर अपने पास रखना, तो बायां आलिंद के पास ब्लड आ गया, ठीक है। मोटा है, इसकी भित्तियाँ मोटी है लेकिन आकार में छोटा है, क्योंकि इसको सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है ना। फुसफुस शिराओं से कनेक्ट होकर इसने ब्लड को अपने पास लिया, प्योरीफाइड है, अब शुद्ध है, इसीलिए इसको रेड कलर में शो किया गया, क्योंकि अब क्या है? प्योरीफाइड ब्लड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। अब बायां निलय के पास ब्लड आ गया, इसने इसको नीचे से लिया, ऊपर से यहाँ से लेकर जो है यहाँ पर जो वॉल्व है उसके थ्रू लिया, और इस ब्लड को महाधमनी के थ्रू यानी कि आरोटा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेट कर दिया। पूरे बॉडी के अंदर उसको जिसको भी जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ तक इसने पहुँचा दिया, ठीक है। तो हमने सारे, अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी के अकॉर्डिंग हमने सारे डायग्राम के जितने भी हिस्से हैं, महाधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, इन सब के बारे में देख लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो फुसफुस धमनी है इसमें कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होगा, क्योंकि लंग से प्योरीफाइड ब्लड को लेकर आ रही है। 4 हिस्से यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये भी समझ लो, जैसा कि बाएं एट्रियम में संकुचन होता है, जैसे कि बाएं एट्रियम के अंदर यहाँ पर संकुचन हुआ है ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब यहाँ पर संकुचन होगा, इंग्लिश में देखो लेफ्ट एट्रियम, और हिंदी में बाएं आलिंद के अंदर संकुचन होता है, शुद्ध रक्त बाएं वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जैसे ही संकुचन होगा दैट मीन्स वेल्व यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। बाएं वेंट्रिकल के संकुच होते होते ही शुद्ध रक्त महाधमनी के छिद्र को खोल देता है। जैसे ही ये हुआ, महाधमनी का जो ये वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, ब्लड यहाँ से बाहर चला जाएगा। आपने देखा होगा कुछ वाल्व जो है ऐसे ओपन हो रहे कि ऊपर से नीचे आ जाए, कुछ ऐसे ओपन हो रहे जो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं, ठीक है। महाधमनी के छिद्र को खोल देता है और उसी में से होकर वह प्रवाहित होता रहता है, दैट मीन्स फ्लो होता रहता है, ओके। इस प्रकार स्पष्ट है कि बायां निलय शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, इसीलिए कंपैरेटिवली इसकी भित्तियाँ जो होती है, इसकी परतें जो होती है मोटी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। एक बार हिंदी और इंग्लिश में डायग्राम का कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। बस अभी हमने इंग्लिश की बात करें, हिंदी में सारे शब्द कंप्लीट कर लिए, इंग्लिश में केवल हमने ये जो वेल्व है इनको छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चारों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हृदय में मुख्य रूप से 4 वॉल्व पाए जाते हैं, टाइट स्पीड वॉल्व, माइटल वॉल्व पाया जाता है, पल्मोनरी वॉल्व पाया जाता है, और एओर्टिकल वॉल्व यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके चारों वॉल्व के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन जनरल आप देख लीजिए, फिर इसको पूरे हार्ट के साथ ही समझते हैं, जो हमने डायग्राम लिया था उसी के साथ हम लोग इसको यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया चारों वॉल्व। अब 1 बाय 1 करके चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन जनरल सा ही काम, ऐसा कोई बड़ा वो हम टास्क नहीं है, बस वो ये कि कब किधर साइड फ्लो करना है, कब ऊपर की साइड फ्लो करना है, कब बैक फ्लो को रोकना है, ये इसका कार्य है। तो टाइकोस्पीड वॉल्व के बारे में देख लेते हैं। दाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच में स्थित छेद, जिसमें ढांचा एंट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र कहा जाता है, जिस छिद्र को एंट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र कहा जाता है, उसके वाल्व को ट्राइकोस्पीड या जिग पर्दी, हिंदी में देखें तो जिग पर्दी वाल्व यहाँ पर कहा जाता है। 3 त्रिकोण वाले आकार में इसके जो है कॉस्पस यहाँ पर पाए जाते हैं। एक कॉस्पस जस्ट गेट आप इसको बोल सकते हैं, जो इसको ओपन और शट करने वाली चीज़ें रहेगी। वाल्व के इस अस्पर का एंट्रियोवेंट्रिकुलर क्षेत्र के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है। आलिंद में संकुचन होने के कारण खून जो है
कस्पस को धक्का देता है, इसको धक्का देगा, जैसे ही संकुचन होगा इसको धक्का मिलेगा और ब्लड जो है नीचे की तरफ मतलब राइट वेंट्रिकुलर के अंदर पहुंच जाएगा। इन जनरल आप देख सकते हैं, इतना टफ वर्ड याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राइकोस्पिड वाल्व क्या करता है, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आया, इसमें संकुचन हुआ, जैसे ही संकुचन हुआ ये दोनों दरवाजे थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, ब्लड यहाँ पर आ जाएगा और ये वापस से बंद हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग फुसफुस बोलते हैं ना कि इसे धप धप करके कुछ आवाज़ आती है हार्ट के अंदर, तो वो इसी संकुचन और इसी की वजह से होती है। तो ट्राइकोस्पिड वाल्व बेसिकली करता क्या है, 3 त्रिकोण वाले आकार के कॉस्पस यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर संकुचन होगा ये गेट थोड़े से कॉस्पस इधर हो जाएंगे, ब्लड नीचे आ जाएगा और राइट वेंट्रिकुलर के पास ब्लड पहुँच जाएगा। ठीक है। दूसरा माइटल वाल्व की बात यहाँ पर कर लेते हैं। बाएं आलिंद और दाएं वेंट्रिकल के मध्य बाएं एंट्रियो वेंट्रिकुलर छिद्र का कपाट द्विपर्दी कपाट या माइट्रल वाल्व भी इसको कहा जाता है, या बाइस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। कई सारी बुक में आपने इसको बाइस्पिड वाल्व के नाम से भी देखा होगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सभी इसी के नाम है। इसमें 2 कॉस्पस यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे द्विपर्दी 2 कॉस्पस के कारण इसको द्विपर्दी कपाट भी यहाँ पर कहा जाता है। इसकी संरचना भी सेम उसी की तरह है जो आपने फर्स्ट नंबर का जो वॉल देखा था, ट्राइकोस्पिड वॉल देखा था, इसी की तरह है। इसका कार्य बाय वेंट्रिकुलर के संकुचन होने पर, जैसे ही बाय वेंट्रिकुलर का लेफ्ट एट्रियम का संकुचन होता है, इसके कॉस्पस ओपन हो जाते हैं और ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। ये कौन सा कर रहा है, ये प्योरीफाइड ब्लड का कार्य कर रहा है। ठीक है। तीसरा होता है पल्मोनरी। दाएं वेंट्रिकुलर एंड फुसफुसी धमनी के बीच का वॉल जो है, दाएं वेंट्रिकुलर ये रहा आपका दायां वेंट्रिकुलर, और यहाँ पर फुसफुसी धमनी जो है यानी कि पल्मोनरी वेन जो है, इसके बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसको पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पर कहा जाता है, जिसको मैंने अभी गोला बनाया है, या फुसफुसी कपाट इसको कहा जाता है। कपाट आपको बताइए, दरवाजा बोलते हैं। इसे अर्ध चक्राकार वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 अर्ध चक्राकार कॉस्पस यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। इसका कार्य भी वही होता है कि यहाँ से ब्लड को बाहर की साइड फेंकना। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ अगर ब्लड आ चुका है तो यहाँ से वो बाहर की साइड निकलेगा, है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है बाहर की साइड निकल जाएगा और लंग्स को पहुंच जाएगा। एओर्टिकल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, है ना, ये रहा। महाधमनी कपाट बाय वेंट्रिकल और महाधमनी के मध्य स्थित होता है। रचना तथा कार्य की दृष्टि से पल्मोनरी की तरह ही कार्य कर रहा है, पल्मोनरी वॉल्व की तरह, कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आता है ये इसको बाहर ले जाते हुए महाधमनी के पास छोड़ देता है और महाधमनी से ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं। ट्राइकोस्पिड वॉल्व होता है, पल्मोनरी होता है। ये क्या कर रहा है, देखो ट्राइकोस्पिड क्या कर रहा है, नीचे ले जाने का कार्य कर रहा है। पल्मोनरी इसको बाहर फेंकने का कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि जो माइट्रल होता है ये क्या कर रहा है, नीचे लाने का कार्य कर रहा है। तो एरोटिक वॉल्व क्या करता है, इसको बाहर ले जाने का कार्य करता है। किसके थ्रू, महाधमनी के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हृदय भित्ति की 3 परतें होती है। अच्छा, अब ये तो आपने वॉल्व के बारे में बात कर ली, चारों जो कोश है उनके बारे में बात कर ली। अब इसकी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक बार से लेयर डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ताकि आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हार्ट का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 3 परतें पाई जाती है। पेरियोकार्डियम पाया जाता है, मायोकार्डियम पाया जाता है और एंडोकार्डियम पाया जाता है। ठीक है, इन जनरल 3 परतें होती है। अब इनके सब लेयर के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला पेरियोकार्डियम, ठीक है, दूसरा मायो और तीसरा एंडो। ठीक है, सबसे पहले पेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। पेरिकार्डियम जो होता है, दिल की बाहरी भित्ति में 3 परतें होती है। सबसे बाहरी परत एपिकार्डियम पेरिकार्डियम की आंतरिक भित्ति है। ठीक है, अब जो हम लोग पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं वो ये रही। ठीक है, इसको बनाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ये पेरिकार्डियम, इसकी बाहरी लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एपिकार्डियम होती है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, ये यहाँ पर सीरस पेरिकार्डियम होती है और ये अंदर वाली एपिकार्डियम होती है। ठीक है, एपिकार्डियम होती है। तो अभी इसको पूरा हम लोग समझते हैं। दिल की बाहरी परत में 3 परतें होती है। सबसे बाहरी परत होती है एपिकार्डियम, जो कि पेरिकार्डियम की आंतरिक भित्ति होती है, ये वाली, है ना। ये किसकी, ये कौन सी होगी, पेरिकार्डियम होगी। इसकी आंतरिक भित्ति मतलब पेरिकार्डियम को भी कवर करने वाली लेयर को क्या कहा जाता है, एपिकार्डियम यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी भित्ति या परत जो है एपिकार्डियम यहाँ पर कहा जाता है, इसको पेरिकार्डियम की आंतरिक भित्ति कहा जाता है। मध्य परत जो होती है मायोकार्डियम होती है। ये मध्य परत जो होती है मायोकार्डियम होती है। इसमें क्या होता है, में मांसपेशियाँ होती है जो सिकुड़ती है। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है आपको, अगर ये दिखाई दे रहा है विजिबल है तो ये वाला, है ना, ये जो सबसे बाहरी आपको दिख रही है ना 3-4 लाइन्स, ये 3-4 लाइन्स है। फिर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला है, और ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये बाहरी, है ना, ये वाली। ठीक है, तो सबसे बाहरी हिस्सा ये है और सबसे आंतरिक हिस्सा ये है। ये तो आप समझ गए, ये सबसे बाहरी हिस्सा है, ये आंतरिक है, और ये सबसे भी इनर वाला पार्ट है, मतलब 3 लेयर है।
मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है, जिसमें मांसपेशियाँ होती है जो सिकुड़ती है, और आंतरिक परत जो होती है एंडियोकार्डियम होती है, जो अस्तर होता है जो रक्त से, मतलब ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, ब्लड से जुड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, है ना, जो अपना बायां आलिंद और बायां निलय, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां आलिंद, दायां निलय, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। सिनोट्रियल नोड दिल के संकुचन को संचालित करने वाले इलेक्ट्रिकल आवेग का उत्पादन करती है। जो सिनोट्रियल नोड यहाँ पर होती है, जो हमारा हार्ट कार्य कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, इलेक्ट्रिक आवेग की वजह से कर रहा है, तो उसको संचालित करने का कार्य इसका यहाँ पर रहता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में भी पूरा समझ लेंगे, पेरिकार्डियल के बारे में समझ लेंगे, बस इन जनरल आपको लेयर्स पता होनी चाहिए। पेरिकार्डियम ये हो गई, पेरिकार्डियम की आंतरिक भित्ति एपिकार्डियम कहलाती है, फिर अंदर वाली एंडोकार्डियम कहलाएगी। ठीक है, मायोकार्डियम सेंट्रल वाली, और सबसे अंदर वाली जो है एंडोकार्डियम यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, अब पेरिकार्डियम के बारे में देख लो एक बार से। पेरिकार्डियम नामक एक 2 भित्ति वाली थैली जो है दिल को घेरे रखती है। ठीक है, इसने दिल को कवर किया हुआ है ना, जो हृदय की सुरक्षा करती है, छाती के अंदर इसको सहारा देती है। बाहरी परत पार्श्विका पैराकार्डियम, है ना, ये पार्श्विका पैराकार्डियम, और आंतरिक परत सीरस पैराकार्डियम यहाँ पर कहलाती है। ये सबसे बाहरी परत पार्श्विका या फाइब्रस पैराकार्डियम इसको कहा जाता है, आंतरिक वाली सीरस पैराकार्डियम कहलाती है ना। इसके बीच में पेराकार्डियल तरल प्रवाहित होता है, जो फेफड़ों और डायफ्राम के संकुचन में फैलाव के दौरान हृदय को चिकनाई प्रदान करता है। ठीक है, तो हृदय में जो चिकनाहट पाई जाती है वो इन्हीं लेयर्स की वजह से पाई जाती है, जो बाहरी लेयर पेरिकार्डियम लेयर होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब जो मानव हृदय का कार्य, बेसिकली 2 कार्य होते हैं, एक होता है इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फुसफुसी सर्किट और सिस्टमैटिक सर्किट हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी कैसे कार्य करता है जो फुसफुसी सर्किट होता है, इसको समझना, इसको 2 तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आपने कैसे समझा, 4 कोश के रूप में समझा। अब हम लोग इसको 2 तरीके से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि फुसफुसी सर्किट में इसका कार्य क्या होता है, तो फिर ये भी पता होना चाहिए ना कि ये किसका हिस्सा है। ठीक है, तो फुसफुसी सर्किट में ऑक्सीजन रहित फुसफुसी धमनी जो है के माध्यम से रक्त के दाएं वेंट्रिकल से निकलता है और फेफड़ों तक जाता है। मतलब यहाँ से जो रक्त निकलेगा और किसकी तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। तो ये लंग्स की तरफ चला गया, आपको बाहर लंग्स भी दिखाई दे रहे होंगे हार्ट के बाहर। ठीक है, फिर फुसफुसी रक्त के माध्यम से दिल के बाएं आलिंद में ऑक्सीजन रक्त के रूप में लौटता है। मतलब आप ये देखो, सीधी सी बात है कि यहाँ से बाहर जाना है, यहाँ से बाहर जाना है और यहाँ से इन होना है। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्किट में ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के बाएं वेंट्रिकल से, अब ये सिस्टमैटिक, ये क्या हो गया, फुसफुसी सर्किट हो गया, क्योंकि इसमें पल्मोनरी का ही काम था कि पल्मोनरी वेन से ही बाहर जाना था, आर्टरी से बाहर जाना था और वेन से अंदर आना था। ठीक है, आर्टरी से बाहर गया, है ना, या हिंदी में बोलूँ तो धमनी से बाहर गया और शिरा से अंदर आ गया। ठीक है, तो ये इसका कार्य होगा, फुसफुसी पल्मोनरी वर्क हो गया। अब सिस्टमैटिक सर्किट के अंदर क्या होगा, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो अगर हम लोग बोलें जो बायां निलय है, यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त या प्योरीफाइड जो रक्त है बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी के अंदर जाएगा। ये महाधमनी जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, इसके अंदर जाएगा, वहाँ से धमनी और केशिकाओं में प्रवेश करेगा और यहाँ यह ऑक्सीजन के साथ शरीर के ऊतकों को आपूर्ति प्रदान करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के माध्यम से वेन कावा के अंदर आता है। वापस से ये प्रोसेस हो गई, फिर से रक्त जो है इम्प्योर रक्त वापस से वेन कावा के थ्रू जो है अंदर आएगा। ठीक है, और दाहिने आलिंद में ये प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, पुनः दाहिने आलिंद के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यूस यहाँ पर चलता रहता है जब तक कि हम लोग जिंदा है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले महाधमनी की बात कर लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ा धमनी ये होता है, यह दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने वाले माध्यमों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पर पहुंचाता है। जो सबसे ऊपर की साइड आपने इस तरीके से देखा था, अरोटा जिसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, डायग्राम में देखना है तो फटाफट एक बार देख लो, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये महाधमनी की बात हो रही है, ये रही आपकी महाधमनी, है ना, इसके बारे में बात कर रहे थे। शरीर की सबसे बड़ी धमनी इसको यहाँ पर बोला जाता है। यह दिल से शरीर के बाकी हिस्सों में, मतलब दिल से प्योरीफाई कर लिया रक्त को, है ना, जो बाहर से आया था, लंग्स से आया था, उसको लेकर पूरे शरीर में पहुँचाएगी। अट्रिया का क्या कार्य होता है, हृदय के कक्ष होते हैं जिसमें रक्त परिसंचरण के बाद वापस आ जाता है। केशिका क्या होती है, शरीर की रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटी होती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज केशिका दीवारों से गुजरते हैं और केशिकाओं में प्रवेश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाओं से रक्त में कोशिकाओं के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू प्रवेश करेंगे। इसमें यही लिखा हुआ है, शरीर की सब रक्त वाहिनियों में सबसे छोटी केशिका यहाँ पर होती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज केशिका दीवारों से गुजरते हैं और कोशिकाओं के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। केशिका काइंड ऑफ नली जो हम लोग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाओं से रक्त में केशिकाओं के माध्यम से वापस आ जाते हैं, मतलब वही प्योरीफाई करेगा।
कार्डियक वाल्व क्या होते हैं? चारों हृदय वाल्व में कोई भी वाल्व, उसको हार्ट वाल्व हम लोग बोल सकते हैं, जो हृदय के कक्षों के माध्यम से रक्त के फ्लो को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है? पर्याप्त ऑक्सीजन वाले रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है। डीऑक्सीजनेटेड रक्त मतलब कम ऑक्सीजन वाले रक्त को डीऑक्सीजनेटेड रक्त बोला जाता है। हार्ट वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? दिल के नीचे का दायां और बायां कक्ष जो है वो क्या कहलाते हैं? हार्ट वेंट्रिकल। जैसे हमने देखा था राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? आपने देखा था जो दोनों हिस्सों को, दाएं भाग को और बाएं भाग को अलग कर रहा था, उसको इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक दूसरे से दिल के निचले कक्षों को अलग करने वाली स्टाउट भित्ति को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पर कहा जाता है। लंग्स, फेफड़े की बात करें तो छाती में एक जोड़ी अंगों में से एक जो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मायोकार्डियम क्या होता है? हृदय की पेशीय पदार्थ इन परतों में से बीच में मानव हृदय की भारी भित्ति जो होती है मायोकार्डियम यहाँ पर कहलाती है। अभी हमने 3 लेयर देख ही ली, मायो, एंडो, है ना, और इस तरीके से पेरिकार्डियम। फुस्फुसी धमनी क्या होती है? फुस्फुसी धमनी और इसकी शाखाएं रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध करती है, जो केशिकाओं से हवा की थैलियों को घेरती है। मतलब वही फुस्फुसी धमनी का जो कार्य हो गया कि वो बाहर लेकर जाएगी लंग्स के पास। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? फेफड़ों के माध्यम से जो रक्त का संचार होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पर कहलाता है। पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर क्या करती है? वे नसें जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर यानी शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं हालिंद में पहुँचाती है, पल्मोनरी वेन्स कहलाती है। सुपीरियर वेन कावा वह बड़ी नस जो सिर, गर्दन, हाथ और सीने से लेकर हृदय तक रक्त को प्रवाहित करती सुपीरियर वेन कावा कहलाती है। नॉर्मल वेन कावा क्या होती है? एक बड़ी नस जो सिर, गर्दन और चरम से हृदय तक रक्त पहुंचाती है। ठीक है, तो ये वेन कावा और सुपीरियर वेन कावा यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हार्ट को लेकर। चलिए, तो एक बार आप इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अपने तरीके से अगर लिख कर देखना है तो लिख कर, या एक बार और वीडियो देखना है तो एक बार और वीडियो देखकर डायग्राम ज़रूर से बनाते रहना है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, है ना। मैंने खुद इसको 3 बार पहले डायग्राम को पूरा बनाया, तब जाके मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ। तो आप भी मेक श्योर करें इस चीज़ को कि सबसे पहले डायग्राम बनाएं। ठीक है, जैसा जैसा आपको बोला जा रहा है या फिर ये डायग्राम दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश जैसा भी आप देखना पसंद करते हैं, इस डायग्राम को एक बार खुद से बनाकर देखो। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल इन जनरल चीज़ें होती है कि दायां आलिंद हो गया, बायां नीले, जैसे आप भी बनाना चाहें, जिस भी तरीके से आपको सही लगता है उस प्रकार से बनाकर चीज़ों को 1 बाय 1 करके सीख सकते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले इन सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में देखना, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले, सिर्फ इनके बारे में। फिर ये चीज़ें देखना कि ब्लड आया कहाँ से? शरीर के निचले भाग की महाशिरा से और ऊपरी भाग से, यानी कि इन्फीरियर वेन कावा से और सुपीरियर वेन कावा से आया। गया किधर? फिर तो गया किसके थ्रू गया? फुस्फुस धमनी के थ्रू गया, तो फिर इसके बारे में पढ़ लिया, है ना। फिर आया कैसे? तो फुस्फुस शिरा के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आया, तो फिर अंदर आके गया कहाँ? तो महाधमनी के थ्रू बाहर चला गया। पूरा हार्ट कंप्लीट हो गया। फिर इन चारों वॉल्व को पकड़ना, है ना, ये चारों वॉल्व पकड़ ली, इन चारों के बारे में देख लेना, कुछ नहीं इन जनरल काम है ना, ओपन क्लोज करना गेट का ये वाला कार्य और बाहर पहुंचाने का कार्य, ये चारों वॉल्व हो गए। फिर इस लेयर के बारे में पढ़ना, जो 3 लेयर पढ़ी इसके बारे में पढ़ना। ऐसे करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनके अंदर करवा दूँगी। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चन यही है जो आपको पढ़ाया गया है। फिर एक आधो चीज़ें इसमें पेस मेकर वगैरह होती है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, चलिए, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।